शताब्दी एक्सप्रेस बहुत तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही। ट्रेन की आलीशान बोगी में चिंटू अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ था। चिंटू ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी माँ ने कहा, चिंटू बेटा, ऐसे बैठ बैठ के समय बर्बाद मत कर, पढ़ ले थोड़ा सा। अभी नहीं माँ, अभी तो हम छुट्टी पे जा रहे हैं। छुट्टी पे जा रहे हैं तो क्या हुआ, पढ़ाई जरूरी है। ये ले किताबें और पढ़ ले। चिंटू की माँ ने किताब निकाल कर दी। चिंटू का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो पढ़ने लगा। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। चिंटू ने पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी दो बच्चे वहाँ भीख मांगते हुए आ गए। हम गरीब है, हमें भीख दे दो। हम गरीब है, हमें भीख दे दो। भीख दे दो, भगवान के नाम पर भीख दे दो मालकिन। चिंटू दोनों को देखने लगा, लेकिन उसकी माँ को ये दोनों भिखारी बच्चे पसंद नहीं आए। अरे भाग जा यहाँ से, भाग भाग जा, देख नहीं रहा कि मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है। हाँ मालकिन, दिख रहा है, लेकिन हम भी तो भूखे हैं, हमें भी तो खाना है कुछ। मालकिन, हम जैसे गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, हमारा दिन तो 2 वक्त का खाना जुगाड़ करने में ही लग जाता है। तुम दोनों पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं भाई, हम भीख मांगते हैं और खेलते कूदते हैं। चिंटू को ये सुनकर बड़ा मजा आया। उसकी माँ उसे खेलने कूदने नहीं देती थी, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता था। चिंटू की माँ ने बिट्टू और मुन्नी को भीख नहीं दी। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मुन्नी और बिट्टू ट्रेन से उतर गए। ट्रेन ने फिर से चलना शुरू किया और स्टेशन छोड़ते ही ट्रेन में कुछ गड़बड़ी आ गई और अचानक से ट्रेन के इंजन में आग लग गई। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। सारी बोगियां इधर की उधर हो गई। अरे ये क्या हुआ? अरे कोई अंदर फंसे हुए लोगों को बचाओ। प्लेटफॉर्म से सभी दौड़ते हुए ट्रेन के पास गए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ट्रेन के अंदर ज्यादातर लोग मर गए थे, लेकिन तभी मुन्नी ने एक दर्द भरी आवाज सुनी और वो आवाज चिंटू की थी। बचाओ, मुझे बचाओ। बिट्टू, वो देख, वही लड़का जो पढ़ रहा था, लगता है वो जिंदा है। चल उसे बचाते हैं। चिंटू के माता पिता मर चुके थे, लेकिन चिंटू किसी तरह बच गया था। बिट्टू और मुन्नी ने चिंटू को बाहर खींचकर निकाला। रो मत लड़के, हमने तुम्हें बचा लिया है। पानी, पानी दो, पानी। बिट्टू ने चिंटू को पानी पिलाया और उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया। अस्पताल में कुछ दिन चिंटू का ट्रीटमेंट हुआ और चिंटू ठीक हो गया, लेकिन वो पहले का सब कुछ भूल चुका था। उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ याद नहीं था। चिंटू ने मुन्नी और बिट्टू से पूछा, बिट्टू, मुन्नी, मैं कौन हूँ? क्या तुम लोग पहले से ही मेरे दोस्त थे? बिट्टू ने मुन्नी को चुपके से बताया। मुन्नी, लगता है ये सब कुछ भूल चुका है। अब इसे एक्सीडेंट के बारे में बताकर कोई फायदा नहीं, फालतू में इसका दिल दुखेगा। हाँ बिट्टू, तू सही कह रहा है। मुन्नी ने चिंटू को बोला। हाँ चिंटू, हम सब पहले से ही दोस्त थे। मैं क्या करता था? तुम हमारे साथ पहले से ही भीख मांगते थे और खेल कूद करते थे। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो चलो ना, भीख मांगकर पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर खाना खाते हैं। तीनों ट्रेन में चढ़ गए और भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे भीख दे दीजिए मालिक, एक भूखे का पेट भरेगा, भगवान आपका भला करेगा। चिंटू को भीख मांगते हुए देखकर एक आदमी ने उसे बुलाया। अरे बच्चे, इधर आ। हाँ बोलिए मालिक। तू तो अच्छे घर का लड़का लगता है, तो फिर यहाँ भीख क्यों मांग रहा है? नहीं मालिक, मैं तो प्लेटफॉर्म में ही रहता हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। चिंटू ने ऐसे ही भीख मांगना शुरू कर दिया और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। लेकिन प्रॉब्लम की शुरुआत तो तब हुई जब ठंड बढ़ने लगी। 1 महीने के अंदर बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री से भी नीचे चला गया और सभी ठंड से कांपने लगे। लोगों के पास तो फिर भी ठंड के कपड़े थे, लेकिन चिंटू, मुन्नी और बिट्टू के पास तो कुछ भी नहीं था। रात रात भर वो तीनों ठंड से कांपते हुए प्लेटफॉर्म पर ही सोए रहे। बहुत ठंड लग रही है यार, इस तरह कब तक रहना होगा? हम तो हर साल रहते हैं भाई। लगता है बर्फ भी गिरने वाली है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस ठंड में मरने वाला हूँ। चिंटू को बहुत ठंड लग रही थी और अगले दिन से बर्फबारी भी शुरू हो गई। ठंडी तेज हवा बहने लगी। कपकपाती ठंड में लोगों ने बाहर निकलना छोड़ दिया, लेकिन इन तीनों का तो कोई घर नहीं था। ये बेचारे कहाँ जाते? वैसे जाने के लिए चिंटू के पास घर तो था, लेकिन वो सब कुछ भूल चुका था। उसके माँ बाप मर गए थे, लेकिन उसकी दादी जिंदा थी और उसकी दादी उसे ढूंढ रही थी।
पुलिस भी चिंटू को ढूंढ रही थी, लेकिन चिंटू नहीं मिल रहा था। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन ठंड के मारे चिंटू की हालत बहुत खराब हो गई। वो बुरी तरह से कांप रहा था। मुन्नी, बिट्टू, मैं मरने वाला हूँ भाई, मुझे बचा ले। आसपास कोई नहीं था। मुन्नी और बिट्टू बहुत घबराए हुए थे, लेकिन तभी वहां एक 20 साल का लड़का आया। उसका नाम आदर्श था। क्या हुआ इसे? इसकी हालत तो बहुत खराब है। ये ठंड नहीं सह पाया भैया, हमारे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है और घर भी नहीं है, इसे कैसे बचाए? तुम लोग चलो मेरे साथ, मैं इसे मेरे घर में ले चलता हूँ। आदर्श ने चिंटू को गोद में उठा लिया और बिट्टू और मुन्नी भी आदर्श के साथ चलते हुए एक टूटी फूटी ट्रेन की बोगी के पास आए। क्या यही तुम्हारा घर है भैया? हाँ, यही मेरा घर है, अंदर आओ। सभी अंदर घुस गए और आदर्श ने बोगी का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर लकड़ियों से आग जला ली। आग के कारण बोगी के अंदर टेम्परेचर बढ़ गया और चिंटू ठीक हो गया। चिंटू ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत सारी किताबें हैं। किताबें देखकर उसे कुछ याद आ गया। उसका कमरा किताबों से भरा हुआ रहता था। उसने धीमी आवाज में कहा, किताबें? कितनी सारी किताबें? हाँ दोस्त, मैं पढ़ता हूँ। मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास भी घर नहीं था, लेकिन मैंने इस बोगी को घर बना लिया और इसी के अंदर रहने लगा। गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है पढ़ाई, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो ठीक है, फिर आज से ये मेरा घर है और तुम लोगों का पाठशाला। तुम लोग यहीं रहना और खूब पढ़ाई करना, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। चिंटू को बड़ा मजा आने लगा। वो सब उसी बोगी के अंदर एक साथ रहने लगे और पढ़ाई करने लगे। बिट्टू और मुन्नी को जिंदगी में पहली बार पढ़ाई करने का मौका मिल रहा था। उन लोगों को बहुत मजा आ रहा था। उन्हें कितना कुछ नया सीखने को मिल रहा था और चिंटू को पढ़ते हुए एक एक चीज याद आ रही थी। कभी कभी वो पूरी कविता बिना पढ़े बोल देता था। इस लड़के को सब पहले से ही कैसे पता है? ऐसी पढ़ाई चलती रही और करीब 1 साल गुजर गया और आदर्श ने तीनों का नाम एक क्विज प्रतियोगिता में डाल दिया। तीनों प्रतियोगिता में चले गए और वो प्रतियोगिता टीवी पर टेलीकास्ट हो रही थी। चिंटू की दादी भी तब टीवी पर वो प्रोग्राम देख रही थी और चिंटू को देखते ही दादी चिल्लाई, अरे चिंटू, ये तो मेरा चिंटू है। उधर चिंटू एक के बाद एक सही उत्तर दे रहा था। इतने में संचालक ने चिंटू से कहा, चिंटू जी, अब एक कविता हो जाए। तब अचानक से चिंटू के दिमाग में वही कविता आई। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डोलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला भाई ऊँट चला। और ये बोलते हुए चिंटू को सब कुछ याद आ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। और तब तक बाहर उसकी दादी आ चुकी थी। दादी ने चिंटू को गले लगा लिया। चिंटू बेटा, मैं आ गई हूँ बेटा, मैं आ गई हूँ। दादी दादी। चिंटू को परिवार वापस मिल गया और ये सब कुछ संभव हुआ उस ट्रेन बोगी स्कूल की वजह से। दादी ने बिट्टू और मुन्नी को भी गोद ले लिया और आदर्श के लिए भी नौकरी का इंतजाम कर दिया और इसी तरह अंत में सब कुछ सही हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।